नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का। आई एम बैक ऑन टॉप। एक मशहूर फिल्म पत्रिका में फिल्म पत्रकार मीना अय्यर से बात करते हुए राजेश खन्ना का ये ऐलान था। मीना लिखती हैं कि मुझे लगता है कि उन दिनों वाकई उन्होंने अमिताभ बच्चन की नींद उड़ा दी थी। ये बात 90 के दशक की है। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के कोल्ड वॉर की खबरें तो लगातार मीडिया में आती रहती थीं। राजेश खन्ना के बारे में यही बात मशहूर है कि उनके स्टारडम का दौर 3-4 साल चला और 1973 तक आते आते खत्म हो गया था और नंबर 1 की स्टार की कुर्सी पर अमिताभ बच्चन आकर बैठ गए। लेकिन रऊफ अहमद के मुताबिक अलग अलग अंदाज और टैलेंट वाले इन दोनों स्टार्स ने 10 साल एक दूसरे से बराबरी से बांटे। हालांकि राजेश खन्ना के हिट फिल्मों का औसत कम हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें सुपर स्टारडम से हाथ धोना पड़ा। लेकिन राजेश खन्ना तकरीबन हर साल कामयाब फिल्में देते रहे। अगर उन्होंने बार बार दर्जनों खराब स्क्रिप्ट वाली फिल्में साइन करने के बजाय समझदारी से फिल्में चुनी होती तो हो सकता है कि उन्हें उनके करिश्माई 4 साल के अलावा भी याद किया जाता। दिलचस्प बात यह है कि दशक की टॉप 50 फिल्मों में से 10 राजेश खन्ना की फिल्में हैं और 10 अमिताभ बच्चन की। नमक हराम के 10 साल बाद फिलहाल अमिताभ बच्चन अपनी 3 बड़ी फिल्मों महान, नास्तिक और पुकार के फ्लॉप होने के बाद बुरे दौर से गुजर रहे थे और तकरीबन इसी समय राजेश खन्ना ने 3 हिट फिल्में देकर जबरदस्त वापसी कर दी। कोल्ड वॉर की चिंगारी, उस चिंगारी को और हवा मिल गई। रऊफ अहमद कहते हैं कि सितारों की प्रतिद्वंदिता अब और केंद्रित हो गई थी। ये दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद के पुराने जमाने की तरह दोस्ताना प्रतिद्वंदिता नहीं थी। यहां मुकाबला करने वाले शीर्ष पर पहुंचने के लिए हर नियम कायदे को तोड़ने को तैयार थे। फिल्म लावारिस के अमिताभ बच्चन के गीत मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इस पर निशाना साधते हुए राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं कभी भी अपनी गरिमा के साथ समझौता करके साड़ी पहनकर मेरे अंगने में नहीं गाऊंगा, चाहे उसके बदले मुझे पूरी दुनिया की दौलत और तारीफ क्यों न मिल जाए। ये बात राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के लिए कही थी। जब रमेश सिप्पी की शक्ति रिलीज हुई तो राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को नजरअंदाज करते हुए कहा, वाह, मुझे नहीं पता था कि दिलीप साहब इस उम्र में इतनी भीड़ खींचने की ताकत रखते हैं। इस स्टेटमेंट से साफ था कि शक्ति की कामयाबी का पूरा श्रेय राजेश खन्ना दिलीप कुमार को दे रहे हैं। एक बार एक पत्रकार ने अमिताभ की मिसाल देते हुए राजेश खन्ना से कहा कि सुबह 7 बजे की शूटिंग शिफ्ट पर अमिताभ बच्चन 15 मिनट पहले यानी कि 6:45 पर ही पहुंच जाते हैं। ये सुनकर राजेश खन्ना बुरी तरह चिढ़ गए और तुरंत कर जवाब दिया, समय के पाबंद क्लर्क होते हैं, कलाकार नहीं। मैं एक कलाकार हूं, मैं अपने मूड का गुलाम हूं, मेरा मूड मेरा गुलाम है। अमिताभ बच्चन ने किसी भी दौर में अपने किसी इंटरव्यू में राजेश खन्ना के खिलाफ कुछ नहीं कहा और वैसे भी इस दौर के कई सालों में अमिताभ प्रेस से बात ही नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व दिवंगत नेता अमर सिंह, जो एक ज़माने में अमिताभ बच्चन के बेहद करीब रहे, वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि राइवलरी भी एक जज्बा है, वो उससे होती है जिससे कोई लेना देना हो। बच्चन साहब तो एकदम अनजान हो जाते हैं, जो कि राइवलरी से भी खतरनाक है। जैसे वो कह रहे हो कि कौन हो तुम, मुझे आपसे क्या मतलब। देखिए, अगर आप किसी की आलोचना भी करें तो दूसरे को सुकून होता है कि कम से कम मुझे जानता तो है, मेरे बारे में बयान तो दे रहा है, कुछ कह तो रहा है। मगर आप किसी को बिल्कुल ओवरलुक, बिल्कुल अनदेखा कर दें तो ये ऐसा हो जाता है जैसे आप हैं ही नहीं। साल 1983 के अंत में इन दोनों स्टार्स के टकराव की खबरें एक बार फिर सुर्खियां बनने लगी थीं। हालांकि उस दौर में नए लोग भी आ गए थे, संजय दत्त, सनी देओल, कुमार गौरव, लेकिन अभी भी मीडिया राजेश खन्ना वर्सेस अमिताभ बच्चन में सुर्खियां तलाश लेता था। राजेश खन्ना निर्देशक दासारी नारायण राव की फिल्म आज का एमएलए राम अवतार की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान अमिताभ भी एक फिल्म इंकलाब की शूटिंग कर रहे थे।
फिल्म का सब्जेक्ट कमोबेश एक दूसरे से मिलता जुलता था। दोनों फिल्में आम आदमी की कहानी थी जो पॉलिटिकल सिस्टम में फंस जाता है। दोनों स्टार्स के बीच जल्द से जल्द अपनी फिल्म को पूरी करके रिलीज करने की होड़ भी थी। दोनों फिल्में तकरीबन साथ साथ सेंसर बोर्ड के क्लियरेंस के लिए भेजी गईं, लेकिन इस दौरान एक अजीब घटना हुई। उस दौर में छपी खबरों के मुताबिक पहले से पूरी हो चुकी राजेश खन्ना की फिल्म आज का एमएलए राम अवतार सेंसर बोर्ड में फंसी रही, जबकि अमिताभ के इंकलाब को सेंसर बोर्ड ने जल्दी पास कर दिया। बाद में फिर ये खबरें भी आईं कि अमिताभ बच्चन ने गांधी परिवार के साथ अपने करीबी संबंधों का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिल्म को सेंसर बोर्ड से जल्दी पास करवा लिया। हालांकि इंकलाब का क्लाइमेक्स बेहद हिंसात्मक था और इस बारे में बात करते हुए पत्रकार कूमी कपूर ने अपने लेख में लिखा कि इंकलाब के मामले में चेयरमैन का फैसला था कि फिल्म में जबरदस्त काटछांट की जाए। निर्माता बेहद बेचैन हो रहा था क्योंकि वो राजेश खन्ना की आज का एमएलए से पहले 17 जनवरी को फिल्म इंकलाब रिलीज करना चाहता था और वो इसके लिए 105 थिएटर भी बुक कर चुका था। फिर अमिताभ बच्चन प्रिंट लेकर जल्दी से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के मंत्रालय में बैठे कुछ पदस्थ अधिकारियों ने फैसले को बदल दिया। फिल्म इंकलाब अपने शेड्यूल के हिसाब से ही देश भर में रिलीज हुई और इंकलाब के तकरीबन एक महीने के बाद यानी मार्च 1984 में राजेश खन्ना की फिल्म आज का एमएलए राम अवतार रिलीज हो सकी। लेकिन इतनी पब्लिसिटी, विवादों, सुपरस्टार्स की राजनीति के खेल के बावजूद राजनीति पर आधारित ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। दोनों फिल्में पिट गईं। अब राजेश खन्ना पसोपेश में थे कि ऐसे वक्त में वो किस तरह का रोल करें। यह फैसला और भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि अवतार के बुजुर्ग मैच्योर रोल में दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया था और सौतन के रोमांटिक रोल पर भी दर्शकों का शानदार रिएक्शन वो अपनी आंखों से देख चुके थे। सवाल यह था कि आगे के करियर को किस दिशा में ले जाएं, सौतन के रोमांटिक हीरो के तौर पर या फिर अवतार के बुजुर्ग मैच्योर किरदार के तरह से। बांद्रा के लिंकिंग रोड पर उनके दफ्तर में निर्माताओं की लाइन एक बार फिर से लग गई। हर कोई अब अमिताभ बच्चन पर दांव लगाना चाहता था। उम्मीद की जा रही थी कि पिछली गलतियों से सबक लेकर अब राजेश खन्ना सोच समझकर अच्छी स्क्रिप्ट और बेहतर रोल्स वाली फिल्में साइन करेंगे। पहले की तरह नहीं कि बैक टू बैक खूब सारी फिल्में साइन किए जा रहे हैं। बोरी भर के फिल्में साइन हो गई, इतनी कि हर थिएटर में अलग अलग तरीके से राजेश खन्ना की ही फिल्में चल रही हैं। लेकिन इतने साल बाद भी राजेश खन्ना फिर चूक गए। अवतार और सौतन के बाद उन्हें शायद फिर यह गलतफहमी हो गई कि दर्शक उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं। उन्होंने फिर से चुनिंदा अच्छी फिल्मों की बजाय बेहिसाब फिल्में साइन कर ली और इनमें से कई दक्षिण भारत की मसाला फिल्मों की रीमेक भी थी जो राजेश खन्ना की इमेज को बिल्कुल सूट नहीं करती थी। हालत यह थी कि 1984-85 में राजेश खन्ना की 19 फिल्में रिलीज हुई। सोचिए, एक साल में 19 फिल्में, एक डेढ़ साल में। अब यह समझना बेहद मुश्किल है कि उस दौर में राजेश खन्ना को ये अंदाजा आखिर क्यों नहीं हुआ कि साल में 10-11 फिल्में रिलीज होना किसी भी स्टार के लिए खुदकुशी जैसा है। शायद एक वजह यह थी कि वो हर वक्त व्यस्त रहना चाहते थे, काम में डूबे रहना चाहते थे। इन फिल्मों में से मकसद, अमृत, राजपूत और कुछ और फिल्में कामयाब थीं, लेकिन पापी पेट का सवाल है, धर्म और कानून, इंसाफ मैं करूंगा, ये ऐसी फिल्में थीं कि जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। ओवर एक्सपोजर का ये आलम था कि अलग अलग थिएटर्स में राजेश खन्ना की ही अलग अलग फिल्में चल रही थीं। एक फिल्म की कामयाबी का नुकसान उन्हीं की दूसरी फिल्म को उठाना पड़ रहा था। इसी दौर में वीसीपी और वीसीआर भी देश भर में छा गए और इन्हीं के साथ वीडियो पायरेसी का दौर शुरू हुआ। 90s की बात है। मल्टी स्टारर एक्शन फिल्में देखने तो दर्शक फिर भी थिएटर में जा रहे थे, मगर राजेश खन्ना की ज़्यादातर फिल्में रोमांटिक और सोशल ड्रामा हुआ करती थीं, तो ऐसी फिल्में घर बैठे वीडियो पर भी देखी जा सकती थीं। इसके अलावा इस दौर में देवयानी चौबल जैसी कोई पत्रकार भी नहीं थी जो राजेश खन्ना की ढलती इमेज को नई ऊर्जा दे सके और उनकी बुरी फिल्मों की भी तारीफ लिख सकें। कहते हैं कि देवयानी ने ज़रूरत से ज़्यादा डाइटिंग की, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और फिर 1985 में उन्हें
पैरालाइटिक स्ट्रोक यानी कि लकवा हो गया और इसके कुछ समय के बाद फिर वो व्हील चेयर पर आ गई और हालत बिगड़ती गई और फिर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अब वो अपना कॉलम लिख नहीं सकती थी, लेकिन वो डिक्टेट करती थी और कोई और उनके कहे शब्दों को लिखता था। राजेश खन्ना और उनके चाहने वालों के लिए दौर वाकई बदल गया था। शायद राजेश खन्ना को दूसरे प्रोड्यूसर्स की फिल्में फ्लॉप होते देख चैन नहीं पड़ा था, जो उन्होंने खुद प्रोड्यूसर बनने का फैसला कर लिया। ये फिल्म थी अलग अलग। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का जो रसूख था उसे उन्होंने ये फिल्म बनाने में झोंक दिया। कहते हैं कि फिल्म उन्होंने टीना मुनीम के लिए बनाई थी। निर्देशन के लिए राजेश खन्ना ने अपने खास रहे शक्ति सामंत को बुला लिया और संगीत के लिए आर डी बर्मन को। जोर शोर से फिल्म लॉन्च की गई। राजेश खन्ना पहली बार फिल्म निर्माण में उतरे थे, इसलिए उनके दोस्त गायक किशोर कुमार ने फिल्म के गीतों के लिए मेहनताना लेने से भी इनकार कर दिया। अलग अलग के पहले शॉट के लिए राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना ने क्लैप दिया। अवतार के निर्देशक मोहन कुमार की पत्नी ने नारियल फोड़ा। निर्देशक जे ओम प्रकाश की पत्नी ने कैमरा ऑन किया और निर्देशक यश चोपड़ा ने फिल्म अलग अलग के पहले शॉट की शूटिंग की। अलग अलग बेहद बकवास फिल्म बनी और बुरी तरह फ्लॉप रही, हकीकत है। इसने राजेश खन्ना के पैसों के साथ साथ उनकी साख को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। दर्शकों ने उन्हें टीना मुनीम के साथ सौतन में बेहद पसंद किया था, लेकिन अलग अलग, आखिर क्यों और अधिकार जैसी फिल्मों की नाकामी के बाद यह साफ हो गया कि उनकी जोड़ी अब सबने नकार दी है। ऑन स्क्रीन जोड़ी तो असफल हो रही थी, लेकिन असली जिंदगी में टीना राजेश से अपने रिश्ते को नाम देने की, कमिटमेंट की मांग करने लगी थी। और तकरीबन इसी समय डिम्पल कपाड़िया की फिल्मों में वापसी की खबरें भी आ रही थीं। हालांकि वो राजेश खन्ना से अलग हो चुकी थी, मगर फिर भी राजेश खन्ना के लिए इस खबर को स्वीकार करना बेहद मुश्किल था। हालांकि दोनों ने तलाक कभी नहीं लिया। जो बात और भी ज्यादा चुभ रही थी वो ये कि डिम्पल अपना कमबैक अपने बॉबी वाले हीरो यानी कि ऋषि कपूर के साथ कर रही थी और फिल्म थी रमेश सिप्पी की सागर। फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी लाइन ही यही थी कि बॉबी की हिट जोड़ी एक बार फिर वापस आ रही है। फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान एक इंटरव्यू में बताती हैं कि सागर की शूटिंग से पहले ऋषि कपूर वास्तव में राजेश खन्ना के घर गए थे। वो वहां उनसे डिम्पल के साथ फिल्म सागर में काम करने की इजाजत लेने गए और उन्हें वहां से रवाना करने से पहले नशे से भरे ऋषि कपूर को, राजेश खन्ना चूंकि नशे में थे और उन्होंने ऋषि कपूर को लेक्चर पिला दिया कि किस तरह वो उनका घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय इस प्रधान के मुताबिक राजेश खन्ना की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और सागर के जरिए डिम्पल ने वापस फिल्म स्टूडियो में कदम रखा। उन्होंने कई फिल्में साइन की और इन्हीं फिल्मों में मंजिल मंजिल और अर्जुन भी थी, जिसमें उनके हीरो सनी देओल थे। फिल्म इतिहासकार सुरेश कोहली के मुताबिक डिम्पल के जाने के बाद राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी में आई किसी भी महिला को आशीर्वाद में रहने नहीं दिया। वो डिम्पल के फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। टीना के साथ अपने रिश्ते के समय भी वो टीना के वर्सोवा वाले बंगले में आकर रहने लगे थे और उस बंगले को अपनी पसंद के हिसाब से सजा दिया था। राजेश खन्ना के घर में तो डिम्पल की जगह कोई नहीं ले सका, लेकिन डिम्पल की जिंदगी में उनके को स्टार सनी देओल आ गए। दोनों के अफेयर की खबरें लगातार छपती रहीं। भारतीय एस प्रधान जो कि फिल्म पत्रकार हैं वो बताती हैं कि सनी डिम्पल के इतने करीब हो गए थे कि ट्विंकल और रिंकी उन्हें छोटे पापा कहकर पुकारने लगी थी। सनी ने बाकायदा पति वाला रोल निभाया। सिंपल कपाड़िया उनकी ड्रेस डिजाइनर बन गई। राजेश खन्ना की तरह डिम्पल को भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार था। बस राजेश खन्ना के लिए खुद को बदलकर इस सच्चाई को स्वीकार करना हमेशा मुश्किल रहा। बॉलीवुड न्यूज सर्विस के एडिटर दिनेश रहेजा बताते हैं कि 80 के सालों में डिम्पल और राजेश दोनों तलाक चाहते थे, लेकिन डिम्पल की मांग थी कि उनकी बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। जब राजेश खन्ना इस मांग को टालते नजर आए तो डिम्पल ने भी तलाक के कागजात पर साइन करने से मना कर दिया। प्रशांत कुमार रॉय बताते हैं, जो कि राजेश खन्ना के 20 साल तक उनके सेक्रेटरी रहे, उनके साथ रहे, वो कहते हैं कि एक बार टीना मुनीम ने काका जी से शिकायत की कि हम लोग यानी कि जो आशीर्वाद का स्टाफ है वो उनको ठीक से अटेंड नहीं करते। तो काका जी ने मुझे बुलाकर पूछा कि मैं टीना की बात क्यों नहीं सुनता। मैंने कहा काका जी वो भाभी जी थोड़ी है ना,
वो भाभी जी नहीं है। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, कोई कम है क्या? प्रशांत कुमार रॉय ने जवाब दिया, लेकिन सर भाभी जी तो सिर्फ डिंपल जी ही हैं। टीना राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी, लेकिन सारी कोशिश के बावजूद ऐसा होता नहीं दिख रहा था। लेखिका शोभा डे ने अपने एक लेख में लिखा कि टीना के साथ रहकर राजेश खन्ना काफी खुल गए थे। मैंने काका को उसके बारे में उसके सारे संकोच से मुक्त कर दिया। काका को याद करते हुए टीना ने हंसते हुए एक बार बताया कि राजेश खन्ना खुद भी मानते थे कि उनके दिल पर लगे जख्मों पर टीना मरहम की तरह थी। काफी लंबे समय तक टीना मुनीम उम्मीद करती रही कि राजेश खन्ना डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन साल गुजरते रहे और दोनों के रिश्ते पर दबाव बढ़ता गया। आखिरकार टीना को उनसे ब्रेकअप का फैसला करना पड़ा। सौतन के निर्देशक सावन कुमार ने राजेश खन्ना और टीना मुनीम को अपनी अगली फिल्म सौतन की बेटी के लिए साइन कर लिया था। सावन बताते हैं कि राजेश खन्ना उस दौर में टीना के घर में रहते थे। एक दिन मैं वहां गया और हमने साथ में लंच किया। मैंने वहीं उन्हें साइनिंग अमाउंट दिया और इसके बाद हमने एक शूटिंग शेड्यूल भी किया। शूटिंग में मेरे 13 लाख रुपए खर्च हुए। फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। काका जी ने मुझे बुलाया और बोले, या तो फिल्म उसके साथ बना लो या फिर मेरे साथ, एक को चुन लो। सावन कुमार को अभी तक राजेश खन्ना के साथ अपना पिछला अनुभव सौतन की शूटिंग के दौरान का याद था। उन्होंने अब तक हुई शूटिंग को छोड़कर नई स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। बाद में ये फिल्म उन्होंने जितेंद्र और जया प्रदा को लेकर बनाई, जो पहले राजेश खन्ना और टीना मुनीम के साथ बनने वाली थी। फिल्म पत्रकार इंग्रिड एल्बकर्क टीना को कई साल से जानती थी। इंग्रिड ने अपने एक लेख में राजेश खन्ना और टीना के ब्रेकअप का जिक्र करते हुए लिखा, जब टीना ने राजेश खन्ना को छोड़ने का फैसला किया तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। टीना ने बताया कि राजेश खन्ना ने उनसे कई बार वादा किया है कि वो डिंपल को तलाक दे देंगे, मगर वो इस बारे में डिंपल से बात तक नहीं करते। टीना ऐसे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी जो किसी अंजाम तक पहुंचता नहीं दिख रहा था। राजेश खन्ना रो रो कर उन्हें रोकते रहे, कहते रहे कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मगर टीना चली गई। जाते जाते टीना ने राजेश खन्ना को एक खूबसूरत तोहफा भी दिया। राजेश खन्ना की 20 सबसे अच्छी फिल्मों की कॉपी बनाकर उन्हें खूबसूरत वेलवेट के कवर्स में रखा और इन कवर्स पर उन्होंने सोने के धागों से उन फिल्मों के नाम लिखवाए। राजेश खन्ना को टीना मुनीम का गुड बाय गिफ्ट था। अपनी जिंदगी में एक के बाद एक 3 रिश्तों के नाकाम हो जाने के बाद काका बिल्कुल अकेले रह गए। वो हमेशा एक उलझी हुई शख्सियत बने रहे। वो उस लड़की यानी कि डिंपल का साथ नहीं दे सके जिनके साथ उन्होंने कमिटमेंट किया, और उन दोनों यानी कि अंजू महेंद्रू और टीना मुनीम से कमिटमेंट नहीं कर सके जिन्होंने उनका साथ दिया। अपना तोहफा छोड़कर टीना राजेश खन्ना की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। शोभा डे ने अपने एक लेख में टीना से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए लिखा, एक बार मैंने उससे पूछा कि क्या वो दोनों वाकई एक दूसरे से प्यार करते हैं। टीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काका किसी से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, सिर्फ अपने आप से। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।